हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में आज हम डिस्कस करेंगे सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को, जिसमें शामिल होंगे सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न। वीडियो को कीजिए लाइक। और आज का पहला सवाल है, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक या इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 या इस सिंपली बात करें भारतीय नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है, द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इसके सहयोग से। इस सूचकांक को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें राज्यों की एक सूची अलग है, केंद्र शासित प्रदेश की अलग है, पहाड़ी और उत्तर पूर्व के राज्य अलग हैं। तो यहां पर सवाल है कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यहां राज्यों के बारे में प्रश्न है। राज्यों में अगर आप देखोगे तो राज्यों में शीर्ष स्थान मिला है कर्नाटक राज्य को। भारतीय नवाचार सूचकांक में राज्यों में बेस्ट परफॉर्मर है, सबसे अच्छा प्रदर्शन कर्नाटक राज्य का है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का, तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये 9th पोजीशन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। इसमें भी अगर अंतिम स्थान पर देखोगे राज्यों में तो बिहार को आप याद रखेंगे, बिहार का सबसे निम्न स्कोर है इसमें। तो बिहार क्या है? अंतिम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर जैसे कौन है? प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, तो बिहार इसमें अंतिम स्थान पर है राज्यों में। अगर बात करोगे केंद्र शासित प्रदेशों की तो दिल्ली इसमें प्रथम स्थान पर है। भारतीय नवाचार सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली प्रथम स्थान पर है और लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर। अब बात करेंगे पहाड़ी राज्यों में। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में हिमाचल फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसमें आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर तीनों कैटेगरीज में अलग अलग पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हैं। तो ज्यादातर चांसेस राज्य के बारे में पूछने के हैं, और उत्तर प्रदेश का जरूर याद रखेंगे, 9th प्लेस है इसका। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला देखिए। भारतीय मैथमेटिशियन गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। अगर इस पुरस्कार की बात करें, माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021, ये 3 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें भारत के निखिल श्रीवास्तव हैं और 2 अन्य लोग और हैं बाहर के, एडम मार्कस और डैनियल एलन स्पीलमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहां भारतीय गणितज्ञ के बारे में पूछा है तो ये है निखिल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। वर्तमान में अगर निखिल श्रीवास्तव की बात करें तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में जो है इनके ये एक्चुअली एसोसिएट प्रोफेसर हैं यहां पर। सवाल नंबर नेक्स्ट। अमेरिका में हाल ही के दिनों में संविधान के 25वें संशोधन की चर्चा सुर्खियों में रही। यह संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25 जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी चर्चा में रहा। क्यों? जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 25वां संशोधन है वो ये बताता है कि जब कोई राष्ट्रपति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से फिट नहीं होता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। और इस 25वें संविधान संशोधन में कुल 4 सेक्शन बताए गए हैं। 4 सेक्शन कौन कौन से हैं कि यदि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना पड़ता है किसी भी कारणवश, या उनकी मौत हो जाती है, या फिर वे किसी भी कारण से इस्तीफा देते हैं, तो इस स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे। इसमें जो चौथा सेक्शन है, ये तो जैसे पहला सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, तो इसमें जो संविधान का चौथा सेक्शन है 25वें संशोधन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रपति अगर सत्ता को ट्रांसफर करने में या फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं है या अयोग्य है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। तो सिंपली यहां पर क्या आंसर निकल के आया? 25वां संविधान संशोधन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसको पद से हटाने के लिए है। ये अमेरिका की बात चल रही है यहां पर। और ये कब हुआ है? जब अभी पीछे जो अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं उसके दौरान ये सब चला है। सवाल नंबर अगला। 9 जनवरी 2021 को मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? बात करें 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं 16th नॉन रेजिडेंट डे, मतलब 16वां जो NRI डे है मनाया गया है। और इसका थीम रहा क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के जो मुख्य अतिथि कौन थे? ये सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सवाल नंबर अगला देखिए। न्यायमूर्ति हिमा कोहली को निम्न में से किस उच्च न्यायालय की पहली
महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है या बनी है? प्रश्न अच्छा है, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। तो अगर हम बात करें किसकी, हेमा कोहली की, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हेमा कोहली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये किसकी जगह लेंगी? इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय, तेलंगाना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? सीजे राघवेंद्र सिंह। और जो राज्यपाल हैं वहां के तेलंगाना के वो हैं तमिलिसाई साउंडराजन। और मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सारे अच्छे प्रश्न हैं इस जितने भी इस सफलता प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखिए, किस सिख गुरु की 354वीं जयंती 2 जनवरी 2021 को मनाई गई है? ये सवाल भी बहुत अच्छा है। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी देखिए, गुरु गोविंद सिंह की 354वीं जयंती 2 जनवरी 2021 को मनाई गई। निम्न में से किस स्थान पर देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ यानी हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहां पर मिला है? ये जगह है बिहार में, एक जगह है लखीसराय। बिहार में एक जगह है लखीसराय, इसको याद रखिएगा। अभी तक जितने भी बौद्ध स्तूप मिले हैं वो जमीन पर होते थे, लेकिन ये पहला ऐसा है जो किसी ऊंची जगह पर है, यानी किसी पहाड़ी पर मिला है। आंसर हो जाएगा लखीसराय, बिहार में मिला है ये। सवाल नंबर अगला, सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर काडर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों का एजीएमयूटी काडर में विलय कर दिया। यहां एजीएमयूटी में जी का क्या तात्पर्य है? चलिए पहले इसका फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। एजीएमयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एजीएमयूटी का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, जी फॉर गोवा, एम फॉर मिजोरम, यूटी फॉर यूनियन टेरिटरीज। इसका मतलब यह है जो जम्मू कश्मीर यूटी है, इसमें तैनात जो जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर जो होंगे उनकी नियुक्ति अब जम्मू कश्मीर जो स्टेट्स हैं, या स्टेट अब नहीं रहा, उसके बाहर हो सकेगी। इनके आईएएस, आईपीएस और आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स की तैनाती बाहर किसी दूसरे राज्य में भी की जा सकेगी। यानी इसके लिए एक विधेयक आया था जो अभी पढ़ा होगा आपने, पहले हमने डिस्कस किया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। इसमें क्या हुआ है, जो जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस, आईएफएस, आईपीएस अधिकारी जो होंगे उनकी तैनाती अब अरुणाचल प्रदेश में भी, चाहे मिजोरम में, चाहे गोवा में हो सकती है। यूटीएस कह दिया है तो किसी भी यूटी में भी, इनके साथ साथ किसी भी यूटी में भी की जा सकती है। तो इसका आंसर अभी क्या होगा? काडर में जी का तात्पर्य आप बता सकते हैं। जी फॉर यहां पर गोवा है, जी स्टैंड फॉर यहां पर ये गोवा है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मुक्त आकाश संधि, ओपन स्काई ट्रीटी हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो संधि है ओपन स्काई ट्रीटी, ये अमेरिका के साथ रशिया, इन दोनों को शामिल करते हुए 35 देशों के बीच में ये हवाई निगरानी से संबंधित है। ये बात सही है। इस ट्रीटी संधि की बात करें तो ये संधि 2002 में इफेक्ट में आई थी, 2002 में ये लागू हो गई थी, जो 35 देशों ने इस पर साइन किए थे, जिसमें अमेरिका और रशिया भी शामिल थे। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखो, रशिया और अमेरिका इस संधि से अब अलग हो गए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? ओएसटी, ओपन स्काई ट्रीटी। तो इसमें जो है अमेरिका और रशिया अभी फिलहाल में अलग हुए हैं। इस संधि में नाटो के सदस्य भी शामिल हैं, ये बात भी सही है। तीनों स्टेटमेंट ही ठीक हैं ये। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अच्छा, इस ट्रीटी में जितने भी देश शामिल थे उनके जो देशों के जो सैन्य परिसर होते हैं इनके, उनमें जैसे इनके सैन्य विमान होते हैं ना, वो विमान इन 35 देशों के आकाश में टहल सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो ये ही ट्रीटी थी इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मूल की सुश्री जो कमला हैरिस हैं, अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। लेकिन ये पूछा हुआ है कि भारत के किस राज्य से संबंधित है। भारतीय मूल की कहने का मतलब होता है इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब ये होता है जन्म तो भारत में हुआ है, इनका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन नागरिकता अभी किस देश की है? नागरिकता अमेरिका की है।
तो भारतीय मूल की जो कमला हैरिस हैं, जो अमेरिका की वर्तमान में 49th उपराष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने शपथ ली है, वो भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने संसद के द्वारा जो कृषि कानून है इनके अमल पर रोक लगाते हुए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था। इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं? अभी जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली बॉर्डर पर, और साथ में ही ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक समिति बनाई गई थी। इस समिति में जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? एक्चुअली ये जो कमेटी बनाई थी इसमें 4 सदस्य थे, जिसमें भूपिंदर सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी, अनिल हनवट, ये चारों लोग ही इस कमेटी के सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। इसका आंसर होगा 1 2 3 4, मतलब ये चारों ही व्यक्ति थे। तो इसका डी आंसर सही होगा। सवाल नंबर अगला देखिए, भारत के वर्तमान नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कौन है? प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इस वक्त के कौन है? भारत के संविधान में आर्टिकल 148 में बताया गया है सीएजी के बारे में। ये भी आता है प्रश्न, कई बार पूछा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं ये। और अगर आप प्रथम सीएजी की बात करोगे तो प्रथम सीएजी बने थे साल 1948 में वी नरहरि राव। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ये भी कौन थे? ये जीसी मुर्मू ही थे, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल। ये भी याद रखेंगे। तो ये दोनों यही थे। अभी वर्तमान में क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है भारत के वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सवाल नंबर 13 देखिए, कल से हम लोग जो है 2 से 3 बार एक वीडियो अपलोड कर रहे थे हम, जो राजभाषा के ऊपर संविधान की प्रैक्टिस जो कर रहे हैं क्वेश्चंस की, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं जा रहा है, इसलिए उसको हटा दिया जा रहा है बार बार। तो इसको देखते हैं, इसके बाद में उसको अपलोड कर देंगे और उसके बाद दूसरा वीडियो भी करेंगे। सितंबर 2020 में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस 2020 का थीम क्या था? सूत्रवाक्य या विषय क्या था इसका थीम याद रखेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस का पर्यटन एवं ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सवाल नंबर अगला देखेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? सिडबी का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का हेडक्वार्टर आपसे पता करना है। इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 में और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो ये संस्था कहाँ पर है? ये बैंक कहाँ पर है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। याद रखेंगे इसको। और इसके जो चेयरमैन ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सवाल नंबर अगला, कृषि के लिए जो फसल चक्र है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? जो क्रॉप रोटेशन होती है, क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा हमारे देश में जो फसलें उगाई जाती हैं वो कुछ इस तरह से, रबी, खरीफ, जायद, 3 प्रकार से। और आप देखते होंगे इन तीनों में है अलग अलग प्रकार की जो है फसल होती हैं। वो ऐसा इसलिए किया था, अगर हम मिट्टी में एक ही तरह के, अगर मिट्टी के अंदर हम एक ही तरह की फसल बार बार बोते रहेंगे, उगाते रहेंगे, तो उसकी मिट्टी की जो उर्वरता है, उसकी फर्टिलिटी है, वो खत्म होने लगती है। इसलिए हम, जैसे गेहूं की खेती अभी हुई है, गेहूं की खेती के बाद में उसको कुछ दिन छोड़ा जाएगा मिट्टी को, उसमें उसके बीच में कोई दूसरी फसल उसमें लगा दी जाए, जैसे आपकी दालें होती हैं, है ना, पल्सेस है ना, और आपके ये तरबूज, ककड़ी, खीरे, ये सब होने लगेगा। उसके बाद में धान की खेती आ जाएगी सर्दी के मौसम में। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक तरीके से चक्र चलता है। इसी चक्र में पैटर्न है हमारे देश का, ऐसे ही बोया जाता है, खेती को किया जाता है। तो यही कहलाता है क्या? फसल चक्र। फसल चक्र अपनाने का या क्रॉप रोटेशन को अपनाने का मतलब क्या होता है? इससे एक तो उर्वरता जो है मिट्टी की, जो उसकी फर्टिलिटी है, पैदावार जो पैदा करने की, अनाज पैदा करने की क्षमता है वो मृदा की, मिट्टी की, वो बनी रहती है। तो इसको याद रख सकते हैं आप, जो क्रॉप रोटेशन है या फसल चक्र, ये सवाल कई बार पूछा हुआ है। तो फसल चक्र को अपनाने से जो मिट्टी की उर्वरता है वो बनी रहती है या संरक्षित रहती है, ये भी आ सकता है लिखा हुआ।
संरक्षित रहती है और मिट्टी के अंदर जो एसिडिक गुण होते हैं उसके और या बेसिक गुण होते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट होते हैं मिट्टी में उनका भी बैलेंस बना रहता है। तो इससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है, ये चीज़ें मेंटेन रहेंगी, न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहेंगे तो। और इसमें मृदा क्षरण भी कम होता है, इसमें इसका मतलब होता है मिट्टी का कटाव ये भी कम होता है। तो इसके जो आंसर रहेंगे वो सभी रहेंगे। सवाल नंबर अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु बताने हैं आपको कौन थे। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। और इनका पहले अगर बात करें इनके जन्म से भी सवाल पूछ लेते हैं। इनका जन्म स्थान कोलकाता में हुआ था। डेट भी याद रख सकते हैं क्योंकि पूछ लिया जाता है, इनके बारे में जरूर पूछा जाता है ये प्रश्न भी 1863 में। इनके जो गुरु थे वो थे ऑप्शन सी देखिए, रामकृष्ण परमहंस, जो कि एक कलकत्ता में ही एक मंदिर हुआ करता था, दक्षिणेश्वर मंदिर, इसके पुजारी हुआ करते थे। जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इसका आंसर सी। सवाल नंबर अगला देखेंगे, कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध में इनमें से किसके जीवन को परिवर्तित कर दिया था। ये बात की जा रही है सम्राट अशोक के बारे में। तो एक अशोक का 13th एक पिलर है, शिलालेख है, उससे पता लगता है कि इस कलिंग वार में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे इस युद्ध में। और सम्राट अशोक का मन इस नरसंहार को देख करके चेंज हुआ था, परिवर्तित हुआ था इस युद्ध के बाद से ही। तो इसलिए सम्राट अशोक ने क्या किया, युद्ध को त्यागने के लिए घोषणा कर दी थी। तो यहीं से उनका जीवन चेंज हो गया था, ऑप्शन बी। सम्राट अशोक का जो कार्यकाल है, अगर आपसे पूछे कलिंगा वार किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 261 बीसी में, ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जो राजेंद्र सच्चर कमेटी थी, इस कमेटी का गठन किया गया था, ये किसकी जांच के लिए किया गया था इसका गठन। ये कभी कभी आपने न्यूज़ में जरूर सुना होगा, डिबेट्स में इस कमेटी का नाम। एक्चुअली हमारे देश में जो माइनॉरिटी में जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम का जो सामाजिक, आर्थिक और जो शैक्षिक स्तर है उसकी जांच करने के लिए कि इसमें कितने लोग, एक तरीके से शैक्षिक स्तर क्या है मुस्लिमों का, आर्थिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, इनमें सुधार के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे राजेंद्र सच्चर। तो ये सच्चर कमेटी कहलाती है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी और रिपोर्ट में जो मुसलमानों का या मुस्लिम्स का जो स्तर बताया इन तीनों लेवल पर, वो बाकी जो कम्युनिटी है हमारे देश में उनसे काफ़ी पिछड़ा हुआ बताया। तो पिछड़ेपन होने के कारण इसीलिए मुस्लिम के लिए जो है अलग अलग कार्यक्रम्स भी चलाए जाते हैं या चलाए जाने की आवश्यकता है, इस कमेटी ने जो है रिपोर्ट पेश की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अवस्था का एक तरीके से क्या है आकलन करने के लिए। नेक्स्ट सवाल अगला देखेंगे, व्यपगत नीति का संबंध किससे है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एसोसिएटेड विद। इसी को बोला जाता है हड़प नीति या राज्य की हड़प नीति। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत को लागू करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए। इस नीति के अनुसार इसने क्या किया था, इसने भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे कि इसने जल्दी से जल्दी उनको क्या किया अपने कार्यकाल में, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसी में शामिल कर लिया इसने। यानी एक तरीके से उन राज्यों को हड़पा था। कोई भी एक तरीके से उन पर राज्य करने वालों पर इल्जाम लगा करके, यानी उसकी हड़प नीति में ही शामिल थे। और इसके तहत ही इसने जो सतारा को 1848 में इसने हड़पा था, जैतपुर और संबलपुर को इसने हड़पा था, उदयपुर को, झांसी को। तो बहुत सारी जगह थी, इसने इन सारी जगहों का, इन सारे क्षेत्रों को क्या किया था, इसमें इनको ब्रिटिश साम्राज्य में इसने मिला लिया था। और इस नीति में अगर सबसे पहले बात करोगे तो इसने सबसे पहले सतारा को मिलाया था। नेक्स्ट देखिए, वह ब्रिटिश वायसराय बताइए जिसने प्राचीन इमारतों और स्मारकों के संरक्षण हेतु कई उपाय किए थे। जब भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पता लगा था, उससे पहले ही भारत में ऐतिहासिक इमारतों की और सुरक्षा की जो एक तरीके से मरम्मत का जो कार्य था वो किसके पास आया था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इंटरेस्टेड था ये। 1904 में इसने जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में क्या बनवाया था, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी,
लॉर्ड कर्जन के। ASI बोलते हैं इसको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। सवाल नंबर अगला, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति क्या होती है? ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, मून एंड अर्थ? हम बात कर रहे थे किसकी? सोलर इक्लिप्स की, यानी कि सूर्य ग्रहण की। तो ये कंडीशन कब बनती है? जब हमारी पृथ्वी, आप जानते हैं जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। ये सन है और इस सन का चक्कर ये हमारी पृथ्वी लगाती है। जब क्या होता है, ये जो चंद्रमा है इस पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है और चक्कर लगाते लगाते एक वक्त ऐसा आता है कि ये पृथ्वी और सन के बीच में आ जाता है। जब मून पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो जो चंद्रमा की जो छाया है, जो शेडो है, ये किस पर पड़ने लगती है? पृथ्वी पर। एक तरीके से ये इसको कवर कर लेगा, किसको? सन को, यानी सन की छाया इस पर नहीं पड़ेगी पृथ्वी पर। तो यही होता है आपका क्या? सोलर इक्लिप्स। और जो कंडीशन होती है जिसमें चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ये एक ही लाइन पर होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सिजगी। ठीक है, संयुक्त सिजगी इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में होता है इस कंडीशन में। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के मध्य, यानी ये क्या है? सन है और सन और पृथ्वी के बीच में मून आता है, तब बनता है सूर्य ग्रहण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 अगला है, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे, कौन से में? तो ये था एक लाहौर अधिवेशन हुआ था साल 1929 में। लाहौर अधिवेशन हुआ था साल 1929 में। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। सवाल नेक्स्ट देखेंगे, आर्यभट्ट इनमें से क्या थे? जो आर्यभट्ट थे, कवि थे, एक भौतिक शास्त्री थे, मैथमेटिशियन थे, क्या थे? तो इनको हम पहले से जानते हैं, मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। ऑप्शन में मिलता है खगोल शास्त्री, तो ये खगोल शास्त्री भी थे। सवाल नंबर अगला देखिए, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, किसी भी पूरे विश्व में किसी भी देश में जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन थी? तो श्रीलंका में अगर आप देखोगे तो श्री माओ भंडार नायके ये जो थी, ये विश्व में किसी भी देश में बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये कहाँ की बनी थी? श्रीलंका की। तो श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक ही है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, आनुवांशिकता की हमारे शरीर में इकाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट है, सवाल आता रहता है ये। तो जीन बेसिक फिजिकल फंक्शन होता है हेरिडिटी का, आनुवांशिकता का। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन किससे मिलकर के बने होते हैं? जीन आर मेड अप ऑफ DNA। तो इसको क्या कहेंगे? हमारे शरीर में जो आनुवांशिकता है, इसका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वो जीन होता है। जीन जो होते हैं हमारे शरीर में, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। क्रोमोसोम एक क्या होती है? धागे नुमा संरचना होती है, इसी पर जो है DNA स्थित होते हैं। तो DNA की ही बनी होती है जीन, और यही जीन क्या करती हैं? जो एक पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला देखिए, इनमें से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत रत्न के सम्मान से पुरस्कृत किया गया? अगर हम बात करें भारत रत्न की, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और ये दो ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनको दिया गया है अभी तक। तो कौन कौन से? एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के, जिनको ये दिया गया था साल 1987 में। और उसके बाद में बात करेंगे किसकी? दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के, उनको साल 1990 में दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल अगला देखेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? सतीश धवन
सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC कहां पर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको SDSC बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं श्री हरिकोटा रेंज। श्री हरिकोटा रेंज का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी बोला जाता है इसको, और इसी को श्री हरिकोटा रेंज का नाम बदल करके सतीश धवन स्पेस सेंटर किया गया था साल 2002 में। ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा में है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये भारत का लॉन्च पैड है। साथ ही आपसे पूछ सकता है इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म हम जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है ये कहां पर है? ये इसका लोकेशन भी पूछता है आपसे, तो इसका लोकेशन हम याद रखेंगे, ये है बैंगलोर के अंदर। बैंगलोर कहां पर है? कर्नाटक। तो कभी कभी ऑप्शन में मैच कराने को देता है SDSC, इसरो, इनके सेंटर्स को, यानी इनके हेडक्वार्टर्स को। तीनों ही परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। इसरो बैंगलोर में है, बार्क कहां पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये हो गया एडिशनल जानकारी। अब ये कहां पर है? आंसर हो जाएगा इसका श्री हरिकोटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष में सीमांत रंग कौन से होते हैं? जो इंद्रधनुष बनता है कुछ इस तरह से बनता है, बारिश के बाद आपने देखा होगा। इंद्रधनुष में होते हैं 7 कलर, 7 कलर्स होते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन 7 कलर्स में से जो आपको पूछा हुआ सीमांत, यानी जो सीमा पर कलर होते हैं, एक तो ये लास्ट वाला कलर कौन सा है और ये स्टार्टिंग वाला कलर कौन सा है, ये दोनों कलर को आपको बताना है। इसको याद रखना है, और ये आपको पहले से पता भी होगा। एक विबग्योर, ये टर्म आपको याद होगा, विबग्योर का मतलब होता है ये 7 रंगों के नाम है। वायलेट, ये जो हमारा इंद्रधनुष बनता है उस इंद्रधनुष में 7 रंगों के नाम है ये। जैसे V फॉर वायलेट यानी बैगनी कलर, I फॉर इंडिगो जामुनी कलर होता है ये, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, ये कलर होते हैं। तो शुरुआत में कौन सा कलर आया? वायलेट, और लास्ट में कौन सा कलर आया? रेड। वायलेट और रेड, बैगनी तथा लाल रंग। तो जो नीचे जो कलर होता है वो होता है वायलेट, और सबसे बाहर जो कलर होता है सबसे लास्ट में, ये होता है रेड। इसी में होते हैं ये फिक्स VIBGYOR, इस तरह से चलते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही रहेगा। सवाल नंबर अगला देखिए, बुढ़ापे से संबंध अध्ययन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एजिंग, जो बढ़ती उम्र होती है, अगर हम बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम, ये होता है जीरेंटोलॉजी होता है ये। और आगे अगर आपसे पूछे ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ये पक्षियों का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स होती हैं इसमें। अगर हम बात करें किसकी? ऑन्कोलॉजी का मतलब ये होता है कैंसर की स्टडी। टेराटोलॉजी जो होती है, ये जो शारीरिक विकास होती है, शारीरिक विकास में जो विषमताएं होती हैं उसका अध्ययन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन से रक्त वाले यानी डोनर दाता से रक्त प्राप्त कर सकता है? एक होता है यूनिवर्सल डोनर, एक होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, एक होता है सार्वभौमिक दानकर्ता। तो जो सबका ब्लड ले सकता है वो कौन है? अच्छा, ब्लड ग्रुप की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? लैंड स्टीनर ने की थी। ये लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी साल 1900 में। और यहां पर आप देखिए, जो ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। यानी इसको जो है किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड को इसमें आदान प्रदान किया जा सकता है। सवाल नंबर अगला देखेंगे, मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन होती है उसका क्या फंक्शन है? जो हमारा ब्लड है उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, और जो हमारा आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में जो है आयरन की मात्रा होती है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है?
इसका कार्य होता है जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में बनती है, ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का कार्य, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। सवाल नंबर अगला देखेंगे, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? ये थे एस चंद्रशेखर, ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला देखिए, सीएनजी क्या होता है? सीएनजी क्या होता है? दिल्ली में आप जानते हैं जो व्हीकल होते हैं उनमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो सीएनजी बेस्ड होते हैं। सीएनजी बेस्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है हमारे इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाती है सीएनजी। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है ये, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? जैसे कोई व्हीकल है, आपने देखा होगा राइट हैंड पर जो व्हीकल होते हैं, सॉरी राइट हैंड पर हैंडल पर या राइट साइड में जो पीछे के व्हीकल को देखने के लिए दर्पण लगाते हैं, ये कौन सा होता है? तो जो साइड मिरर होता है इसका नाम है उत्तल दर्पण, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। सवाल नेक्स्ट देखिए, सीएफएल का पूर्ण रूप क्या होता है? जो घरों में सीएफएल होती हैं, हमारी लाइट से होती हैं, उसका फुल फॉर्म ये होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ऑप्शन ए। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसमें कार की जो बैटरी होती है इनमें से किसको प्रयोग किया जाता है? जो कार की बैटरी होती है उन बैटरी में जो सोल्यूशन होता है वो किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जो प्याज के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू निकलने लगते हैं, तो प्याज से क्या निकलता है? कौन सा एसिड निकलता है जिसकी वजह से हमारे आंसू आ जाते हैं? जो प्याज होती है, प्याज के अंदर होता है सल्फेनिक एसिड, ऑप्शन बी, सल्फेनिक एसिड, इसी की वजह से आंसू आते हैं। सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो ये जो पॉलीमर होते हैं इसको बोलते हैं टेफ्लॉन, इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। डायरेक्टली ये एप्लीकेशन है हमारी, आप देख रहे हैं कितने सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये एप्लीकेशन पर बेस्ड प्रश्न होते हैं, सीधे हिट करते हैं एग्जाम में। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, जो प्रेशर कुकर होता है उसमें भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जो उसमें पानी होता है उसका पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके बढ़ने से भोजन जल्दी गलने लगता है उसमें, आंसर ए। सवाल नंबर अगला देखिए, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या प्रयोग किया जाता है? जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जितनी भी सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस होती हैं वो सब किसके बनती हैं? ज़्यादातर सिलिकॉन की ही बनती हैं। इवन सोलर सेल भी होते हैं वो सिलिकॉन के ही बने होते हैं। सवाल अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व है जो दांतों के लिए और बोन्स के लिए मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? एक सवाल पूछता है आवश्यक है और एक सवाल पूछता है आवश्यक नहीं है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम हमारी हड्डी, चाहे दांत हो चाहे हमारी हड्डी हो, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ये तीनों ही इनके निर्माण में अहम रोल प्ले करते हैं। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, दांतों, इसकी कमी से दांतों वगैरह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सवाल अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किए जाते हैं? तो ये कौन सा होता है? तो देखिए ये है पॉलीकार्बोनेट के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? ये कौन थे? ये सीबी देसाई थे। सवाल अगला देखिए, कोल कैल्सीफेरोल या कोले कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम होता है? तो जो विटामिन डी है, विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल बोलते हैं और इसी का नाम होता है कोल कैल्सीफेरोल। सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राइमरी एरिया, प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है इंडियन इकोनॉमी का? तो ये है कृषि, एग्रीकल्चर को माना जाता है। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण होता है? जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, एक्चुअली ये मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका फीचर है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है इसमें जो सार्वजनिक और जो पब्लिक सेक्टर्स दोनों का ही एक तरीके से सहयोग होता है। नेक्स्ट
सवाल अगला देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद को बढ़ाने में सम्मिलित नहीं था। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आया था, इसका ये 2007-8 में आया था, रबी के मौसम में। एक्चुअली इसमें इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो स्टार्टिंग किया गया था, उसमें चावल, गेहूं और दाल को शामिल किया गया था। चावल, गेहूं और दाल शामिल थे, इनमें तिलहन शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आयु समूह में से कौन सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य नहीं था। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था, उसके लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु बताई गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। आज का आखिरी सवाल देखेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उन बच्चों के अधिकार में निहित थी। कौन से स्तर तक के बच्चों के लिए थी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 का लक्ष्य माध्यमिक स्तर तक के बच्चों के लिए था। एक्चुअली ये जो अधिकार अधिनियम 2019 में आया था, लागू किया गया था 2010 में। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना और साथ ही माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर तलाश करना भी इसमें शामिल था। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बताया गया था। तो ये इसमें क्या शामिल होते हैं, माध्यमिक स्तर तक इसमें शामिल था। नेक्स्ट, चलिए इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आज जो है जो हमारा राजभाषा वाला वीडियो था, शाम को अपलोड करेंगे इसको।